गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है बिजनेस कम्युनिकेशन का, लास्ट लेक्चर बचा हुआ हमारा टॉपिक का। सो बिजनेस कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 3 क्या बताएगा आपको? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग। आपके पास 4 बुक है, किनको दे दूँ? सो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, पेज नंबर 70 से आ जाओ। फर्स्ट पार्ट किसका है? हमारा इंट्रोडक्शन का। आप कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको क्या सोल्व करने के लिए मिलेंगे? आपके पास एक पूरा का पूरा पैसेज होगा, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने होंगे। तो जब आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो कब कर पाओगे? जब आपको कॉम्प्रीहेंशन समझ में आएगा। बिना कॉम्प्रीहेंशन को समझे क्या क्वेश्चन आंसर सोल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। कोई क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व नहीं करते। तो ये आपका टेस्ट करता है कि आप किसी लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझ पाते हो। अब बच्चे होते हैं पैसेज का मीनिंग नहीं निकाल पाते, यानी कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग कैसी है? बड़ी ही पुअर है। तो पैसेज आपके सिलेबस में जब आप छोटे थे बचपन में, यानी कि आपके 4th 5th 6th स्टैंडर्ड से पैसेज आते हैं, अनसिन पैसेजेस आते थे। इसका मतलब क्यों है? पर्पस क्या है इसको डालने का? वो चेक करना चाहते थे अगर आपसे कोई ऐसा पैसेज पढ़वाया जाए जो आपने अपनी लाइफ में ना पढ़ा हो, क्या आप उसको पढ़ के उसका मतलब निकाल पाओगे या फिर नहीं? सो इसका एम क्या है? एम टू चेक वन, सेकेंड लाइन के अंदर है, एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। जो जो लाइन में बताते हैं ना वो अंडरलाइन कर देना, उनको हेल्प होगी। ठीक है जी। सो द फर्स्ट लाइन भी अंडरलाइन कर लो। द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वट यू लिसन एंड वट यू रीड। तो ये एबिलिटी टू अंडरस्टैंड के बारे में बात करता है। क्या टेस्ट करता है? टेस्ट करेगा एक की एबिलिटी कैसी? टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। ठीक है जी। अब आपको कोई भी पैसेज दिए जाते हैं तो आपको सोल्यूशन करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, 4 ही क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के। छोड़ो ना, क्या 4 नंबर कमाने हैं, लेकिन वो 4 नंबर हमारे एमसीक्यू के पॉइंट में बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है जी। तो एमसीक्यू में हमें स्ट्रैटेजीज दी हुई है सोल्व करने की उन कॉम्प्रीहेंशन को, पैसेज को। देखो पहली स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? सबसे पहले ना बस फास्ट रीड कर लो। फास्ट रीड करना मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, एक ओवरव्यू आंखों से निकाल लो पूरा। भाई दो चार लाइनें देख ली, फास्ट मैनर में रीड कर लिया। उससे हेल्प क्या होगी? उससे हेल्प ये होगी कि आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, किसके लिए बात कर रहे हैं। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी पैराग्राफ की। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी जब आप उसको ओवरव्यू में निकालोगे ना, यानी कि उसको फास्ट पढ़ोगे तो कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जैसे हमें पता होता है कि किसी एरिया का जिक्र है, किसी डेफिनेशन का जिक्र है, या फिर किसी प्रॉब्लम्स का जिक्र है, या किसी सॉल्यूशन का जिक्र है। तो क्या होता है? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स और पार्ट ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन। इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और द टोन और द मूड ऑफ द ऑथर। यानी कि पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाता है कि ऑथर फ्रस्ट्रेटेड था, ऑथर खुश था, या ऑथर इमेजिनेशन में काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन ईजी वन इन योर ओन वर्ड्स। जैसे कि जब हम काम करते हैं, अगर आपने मेरी बुक देखी होगी तो बुक में मैं क्या लिखती हूँ? उसके बगल में ना छोटा लाइनें लिख लेती हूँ कि ईजी क्या है। जैसे कि गुड आइडिया, बैड आइडिया, माइलस्टोन स्टेप, ऐसे मैं ना छोटे पॉइंट्स लिख लेती हूँ, यानी कि अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके लिख देती हूँ। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ कई बार मैं कुछ ऐसी लाइनें बोल देती हूँ जो आपको बात तक याद रहती है, ईजी और फनी लाइन। तो आप कोशिश क्या करो, जो कॉम्प्लेक्स लाइन है उसको अपनी ईजी लाइन्स के अंदर कवर कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। दैट विल हेल्प यू एनालाइजिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जिससे आपको क्या पता चलेगा? मेन आइडिया। लाइक मैंने आपको एक बात बोली थी जब एमसीए करवा रही थी मैं आपको, एमसीए कौन बंदा है? एमसीए वो बंदा है जो कंपनी की गलती पे कंपनी को चपेड़ मारता है। तो यानी कि एमसीए क्या है? कंपनी का रेगुलेटर है। तो वो मेरी पढ़ी हुई लाइन है, वो चपेड़ से मुझे याद आता है कि वो उसके ऊपर निगरानी रखता है, वो उसका रेगुलेटर है, उसका सुपरवाइजर है जो उसकी गलतियों के ऊपर ध्यान रखता है। आगे क्या बोलते हैं? अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स। जो भी आपको मेन वर्ड लगता है उसको मार्क कर लो। दिस विल हेल्प यू डिस्कवर द लॉजिकल कनेक्शन इन द पैसेज एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें किसी फेमस पर्सन का नाम आया है, फेमस प्लेस का नाम आया है, तो उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी कि हम कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अभी तक क्या क्या अंडरलाइन किया? इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड सम अनफैमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग लाइन थ्रोली। अगर कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो हमें ऐसा लगता है कि तो या एलियन सा शब्द आ गया, पता ही नहीं इसका मतलब, तो उस शब्द को समझने के लिए थोड़ा सा फोकस लगाओ, यानी कि लाइन को पूरा पढ़ो। कई बार क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर मतलब नहीं पता होता वर्ड का, लेकिन जब हम लाइन पढ़ते हैं ना उसका मतलब निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, वो हमें मतलब हमारी थॉट प्रोसेस काम करती है। तो अगर कोई अनफैमिलियर वर्ड लगता है तो उसकी लाइन को एक बार थोड़ा सा पढ़ लो पूरा। द थीम ऑफ द लाइन विल मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो वो जो लाइन की थीम होगी, यानी कि लाइन में क्या कहना चाहता है, उससे आप वर्ड का मीनिंग ड्राइव कर लोगे। और जनरली ऐसा होता है जो आप ड्राइव करते हो वही उसका एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होता है।
तो क्या बोलता है डिटरमाइन, तो इन सब से हम क्या निकालेंगे, मेन आइडिया, टोन, मूड, इन्फ्रेंशनल रीजनिंग एंड अदर डिटेल्स फ्रॉम द पैराग्राफ। एज्यूम नहीं करना होता है इसके अंदर, क्योंकि पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसी के अंदर से हमें क्वेश्चंस निकालने होते हैं। लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट, अगर आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो पैराग्राफ पे वापस देखो, वरना इतना पढ़ने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। ठीक है, आजकल तो वैसे भी एमसीक्यू भी कॉम्प्रिहेंशंस भी आपके एमसीक्यू के पॉइंट में पूछे जाने लगे हैं, तो इजीली आप कवर कर सकते हो इस चीज़ को। तो थिंग्स टू रिमेंबर में क्या है, 4 ही चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहला तो क्या, सेंट्रल आइडिया क्या है, डिटेल्स पे फोकस करना है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मतलब खुद के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है, और टोन को जानना है कि वो हंसी मजाक में बात बोली गई है, गुस्से में बोली गई है, एनालिटिकल व्यू है, किसी चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है क्या है, उस चीज़ के बारे में आपको चेक करना है। ठीक है जी। सो सेंट्रल आइडिया के मतलब कहना क्या चाहता है ऑथर, उस सेंट्रल आइडिया को करो। फोकस ऑन डिटेल्स, जैसे कि हमने पढ़ा ना, मेन लाइन पढ़ लो, मेन वर्ड्स पढ़ लो, अनफैमिलियर वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर लो। तो आप डिटेल्स के ऊपर फोकस करो कि इसके अंदर एक्चुअली में बात है क्या। इसके अंदर देखो लास्ट 3rd लाइन, इट इज़ एडवाइजेबल टू नोट डाउन सम पॉइंट्स दैट मे फील इंपॉर्टेंट टू यू, यानी कि क्या क्या कैसे करोगे आप फोकस पे डिटेल, आपको लगता है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, अंडरलाइन कर लो। यही तो करते आ रहे हैं बचपन से, यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, इसको रट ले, तो उसके क्या किया हमने, फोकस ऑन द डिटेल्स किया। उसके बाद क्या कह रहा है, लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपने पूरे पैसेज को समझा, पूरे पैसेज को जब आपने समझा तो आपने एक आइडिया लगा लिया कि क्या बोलना चाह रहे हैं, एक शेपिंग दे दी। जैसे रामायण की स्टोरी है, रामायण की स्टोरी हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं ना अपने आप से, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, उसके लिए पूरा ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत है अब हमें, तो हमने उसका एक अपना समरी बना लिया, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर हम उसका क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर लिखो क्वेश्चन सच एज व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्ट टाइटल फॉर द पैसेज, यानी कि जब आप ये कंक्लूड करने में सक्षम हो जाओ कि इस मैसेज का, इस पूरे पैराग्राफ का टाइटल क्या होना चाहिए था, तो मान लिया जाएगा कि आपने लॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। समरी पढ़ने के बाद हम उसको अपने आप से नामकरण कर देते हैं, इसका नाम तो ये होना चाहिए था, तो वो क्या करना है हमें, जब तक हम लोग इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचते कि इसका नाम तो ये होना चाहिए था, तब तक हम लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकते। आगे क्या बोलता है, टोन ऑफ द पैसेज, आपका टोन कैसा है, सबसे पहले इस चीज़ को चेक करना है। तो उसमें कैसे कर सकते हो, फर्स्टली रिकॉग्नाइज वर्ड्स दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है फीलिंग्स। क्या बोलते हैं कि चेक करो कि जो इसके अंदर फीलिंग्स हैं ऑथर की, वो नेगेटिव वे में बोल रहा है या पॉजिटिव वे में बोल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है या वो सिर्फ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे बोली इस रूप में क्या क्या है, ग्रीन वॉल, ब्लू वॉल, ग्रे वॉल, तो मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव तो नहीं इन्फॉर्मेशन दे रही। तो आगे क्या बोलता है, सेकेंडली स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वेरियस टोन्स देयर आर। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी टोन हो, कभी वो खुश है, कभी वो उदास है, कभी वो नाच रहा है, कभी वो रो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कभी वो बायस्ड है, कभी वो डिप्रेस्ड है, कभी वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है, कभी वो ह्यूमरस है, तो बड़ी सारी हमारे पास टोन हो सकती है। तो उन टोन को चेक करो, तो उन टोन के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर ऑथर कैसा है, नाराज़ है, खुश है, या आते थे बचपन में गद्यांश पद्यांश जब हम पढ़ते थे, अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो ना, पढ़ा हुआ है। चलो आगे क्या बोलते हैं, कुछ रिक्विजिट स्किल्स होती हैं हमारी। स्किल्स मतलब कुछ योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे कि लॉजिकल एबिलिटी, फ्लुएंसी, इन्फेरेंस पावर, एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेंशन, रीडिंग स्पीड, वोकेबलरी पावर, वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। यानी कि लॉजिकल एबिलिटी यानी कि आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, लॉजिक बना सको आप किसी चीज़ को पढ़कर। फ्लुएंट होने चाहिए आप लैंग्वेज में, फ्लुएंट मतलब अटको ना बार बार, इज एम आर अटक गए आप, आगे लाइन नहीं याद आ रही हमें, तो फ्लुएंसी होनी चाहिए। इन्फेरेंस पावर, एक दूसरे को लिंकअप करना आना चाहिए। एनालिटिकल, ऑब्जर्वेंस पावर होनी चाहिए आपकी, अच्छा यहाँ पर ये लिखा है इसका मतलब क्या हो सकता है, या फिर यहाँ ये क्यों लिखा है, इससे पहले क्या होता है, जैसे सीआईडी ने सर्च कर दी, सीआईटी एनालाइज कर दिया हर चीज़ को, तो वो क्या है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद क्या है हमारे पास, रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि हम लोग जैसे कि रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, रीजनिंग होनी चाहिए। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, एंड कोहेंशन यानी कि कंप्लीट करना आना चाहिए। कोहेंसिव पावर होती है कंप्लीशन पावर। रीडिंग स्पीड, अब कॉम्प्रीहेंशन में आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप एक लाइन पर 10 घंटे नहीं लगा सकते, एक लाइन पर कोशिश करो 1 मिनट से ज़्यादा आपको ना लगे, और 1 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइम है, पेपर में उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। आगे क्या है, वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन, और अपनी मेमोरी को शार्पन करने की कोशिश करो। भले ही लॉकडाउन के अंदर घर बैठे बैठे पिज़्ज़ा खा के आपकी मेमोरी वीक हो गई हो, अब उसको शार्पन करने की ज़रूरत है। और शार्पन कैसे होगी, कोई भी मेमोरी हमारी बार बार पढ़ने से,
जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारी मेमोरी शार्प क्यों रहती थी, हम एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लेते थे। मैं अगर हमसे गलती होगी तो मैं हम 10 बार लिखवाती थी। अब हम 10 बार लिखते तो नहीं है, लेकिन 10 बार एटलीस्ट हम रीड तो करें। तो 10 बार या तो लिख लो अगर रीड नहीं कर सकते, या फिर आप 10 बार उसको रीड करो। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्पन होगी। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या क्या बोला इसने, सारे व्यूज़ को आगे एक डायग्राम में सिखा रखा है आपको, डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है। तो की टेक अवेज बोले हैं, यानी कि उसी चीज़ को बोलता है क्या, एनालिटिकल एबिलिटी अपने अंदर इंक्रीज करो, फ्लुएंसी इंक्रीज करो, वोकैबुलरी स्किल्स, वोकैबुलरी जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था, बड़े सारी वोकैब सिखाई थी मैंने आपको, क्या थी उसके अंदर, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, इसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम। तो वह कुछ एक पोर्शन था कि ऐसी ऐसी वोकैब्स आपके पास होनी चाहिए, लाइक ईडियम्स आपको है मैंने करवाए थे, और वो सब चीज़ें क्या थी, एक ट्रेलर था काइंड ऑफ। तो आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए, वो तो आपके सिलेबस में है ही। यानी कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा सीखते रहना है, नई नई वोकैबुलरी अपनी डिक्शनरी में ऐड ऑन करते चलना है। आगे क्या बोलते हैं, एबल टू कनेक्ट आइडियाज़, यानी कि आपको एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बिठाना आना चाहिए कि ये पुराने वाले से कैसे कनेक्ट करेगा, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रीडिंग अलाउड एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड कैन हेल्प बिल्ड रीडिंग स्किल्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो आप क्लास में 5 स्टूडेंट हो, पांचों स्टूडेंट्स इसके बुक्स के अंदर आपके 3-4 पैराग्राफ्स हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप मुझसे मांग सकते हो। पैराग्राफ्स मांगा, उसको रीड करो, रीड करने के बाद क्या करो, उसको आप एनालाइज करने की कोशिश करो। यानी कि 5 लोगों का दिमाग अलग अलग चलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो या फिर रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो आपको ये हमेशा हेल्प करती है। जैसे कि आपको हर रोज़ कम से कम 1 पेज अपने अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस पढ़ना चाहिए, किसी भी चीज़ का पढ़ो, न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, नॉवेल का, किसी भी चीज़ का पढ़ो, एटलीस्ट 1 पेज आपको पढ़ना चाहिए। जब आप बुक से अलग कंटेंट पढ़ते हो ना, आपकी वोकैब इंक्रीज होती है। बुक वाला ही पढ़ते हो वो तो मैंने पढ़ा ही दिया, वोकैब कहाँ से इंक्रीज होगी, वो तो आप लर्न करोगे। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ सकते हो, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में आते हैं, या किसी स्टूडेंट ने लिखे होते हैं, तो पढ़ना चाहिए। मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये आपको पर्सनल, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस आपको पर्सनल हेल्प करेगा, पर्सनल लेवल पे, जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी ग्रूमिंग, जिसके लिए 2-2 हज़ार रुपये दे के आते हैं लोगों को, पर्सनालिटी वालों को, वो यही काम करते हैं हमारे लिए। अलग अलग चीज़ें हमें पढ़वाते हैं, फिर बोलते हैं स्टेज पर आके वही बोलो जो कल पढ़ के आए हो, उससे हमारा डर खुलता है। और इसी चीज़ के हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार रुपये दे के आते हैं, लेकिन खुद के लिए काम नहीं कर सकते हम, तो खुद के ऊपर काम हमें करना है। ठीक है जी, आगे क्या है, रीडिंग स्पीड शुड बी फास्ट। और ये कैसे होगी, जब आप रीड करोगे, बार बार रीड करोगे। आप जब बचपन में फर्स्ट टाइम आपने लेटर पढ़ने स्टार्ट किए तो आप जोड़ जोड़ के पढ़ते थे, जैसे READ, रीड, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको सिखाए थे। फिर ING, इंग, पूरा क्या बना, रीडिंग। तो इस तरह से आपने जब बाद में थोड़ा थोड़ा उसको रेगुलर करना स्टार्ट किया तो आप इकट्ठा पढ़ लेते हो रीडिंग स्पीड। अब जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगी तो मेरी रीडिंग स्पीड अपने आप ही बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाएगी। हो सकता है एक पेज कोई बच्चा 5 मिनट में पढ़ता है, वही पेज एक बच्चा 4 मिनट में पढ़ता है, वही पेज एक बच्चा 3 मिनट में भी पढ़ सकता है। उससे ज़्यादा जल्दी पढ़ता है तो वो टपार है। ठीक है, आगे क्या है, पेइंग अटेंशन वाइल रीडिंग अलाउड टेकिंग इन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड वर्किंग मेमोरी अलाउज देम टू होल्ड ऑन टू दैट इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट टू गेन मीनिंग। यानी कि अटेंशन देनी है आपको बार बार पैसेज पे। अब मान लीजिए कोई ऐसा पेज होता है जिसको आप 10 बार पढ़ चुके हो, आपने उसका अपने अपने मीनिंग्स में अंडरलाइन कर रखा है की पॉइंट, पेपर के टाइम पे पढ़ते हो कि एक एक पेज पे 10 मिनट लगाते हो, 1 मिनट में आंखों के आगे से निकाला और गोली, पेज खत्म जाता है ना। वो कैसे होता है, क्योंकि आप उसको बार बार इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो उस पेज से, तो आपका स्कैन हो जाती हैं सारी चीज़ें कि ये तो यहीं मिलेगा। हमें कई बार पेज नंबर भी याद हो जाता है, या फिर पेज का साइड याद हो जाता है, वो टॉपिक इस साइड वाले पेज पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। कई बार पेज नंबर भी याद हो जाता है, कई बार चैप्टर नंबर याद हो जाते हैं कि उस चैप्टर में लास्ट के 3-4 पेजेस में था या स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में था। ऐसा किन बच्चों के साथ होता है, जिसने बार बार किताब खोली हो, जिसकी किताब काली हुई हो बार बार, ये गोरी गोरी किताब लेके आ जाते हैं बच्चे, सुंदर लगती है। चलो जी, आगे हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाऊंगी, जो आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें आंसर भी दिए हुए हैं इन्होंने साथ में बोल्ड करके, कोई फ़ायदा नहीं है अलग से पैसेज में आपको क्वेश्चन। थर्ड है, तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको करना है अभी। ठीक है जी, थर्ड के बाद फोर्थ है, फोर्थ आपका दिया हुआ है। चलो जी, 4 के बाद कुछ दिया हुआ है इसने, क्या, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड सेंटेंस कंप्लीशन।
ये चीज़ें हम अपने बचपन में करते थे, बीच में कुछ छोड़ दिया या फिर पैसेज आगे पीछे कर दिए तो उसको मैनेज करना। सो पैरा जम्बल्स आर बेसिकली जम्बल्ड पैराग्राफ्स, ऐसा पैराग्राफ है जिनको जम्बल किया गया है, यानी कि जो अपनी सीक्वेंस में नहीं है, ऊपर नीचे हो गए। यू आर प्रोवाइडेड विद पैराग्राफ बट द सेंटेंस आर नॉट इन द राइट सीक्वेंस। ऐसा जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, 4-5 लाइनें लिखी होती है, वो ऊपर नीचे लिखी होती है, आपको एक सीक्वेंस अरेंज करना होता है। सो यू हैव टू रीअरेंज द सेंटेंस सो दे टर्न इनटू द मीनिंगफुल पैराग्राफ। आपके यहाँ पर पॉइंट पेपर के अंदर बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जंबल वर्ड्स आते हैं, लेकिन पैरा जंबल की डेफिनेशन पूछ सकता है कि पैरा जंबल क्या होता है। ऐसे पैराग्राफ जो सीक्वेंसली अरेंज्ड ना हो। फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लो। यू आर प्रोवाइडेड विद द पैराग्राफ बट द सीक्वेंस इज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है जी। सो की स्किल्स इसमें भी क्या होगी, टॉपिक को पढ़ो, पैराग्राफ को पढ़ो। जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसकी लाइन अपने आप ही आपस में आपको लिंकअप करेगी। जैसे चलो रामायण का एग्जाम्पल आज लिया है तो रामायण की बात करते हैं। रावण मर गया, पहली लाइन में लिखा हुआ था। दूसरी लाइन में लिखा हुआ था रावण सीता हर के ले गया। ठीक है। तीसरी लाइन में लिखा हुआ था कि राम सीता का विवाह हुआ। चौथी लाइन में लिखा हुआ था क्या, कि राम ने रावण से युद्ध किया। ये लाइन को आपको अरेंज करना है, तो पहले क्या आएगा, तो आपको सीक्वेंस पढ़ के देखना है कि सीता हरण हुआ, यानी कि स्टोरी जब आपने पूरी पढ़ी होगी तो आप बता पाओगे कि सीता हरण तो विवाह के बाद हुआ था। तो पहले क्या हुआ होगा, राम सीता का विवाह, फिर रावण सीता का हरण हुआ होगा, उसके बाद राम रावण का युद्ध हुआ होगा, उसके बाद रावण मरा होगा। तो अरेंज कर सकते हो। वैसे अगर पूरा पैराग्राफ दिया होगा तो आप उन चीज़ों को, मतलब की पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप अरेंज कर सकते हो चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, टॉपिक क्या है, और उसके बाद क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन फ्लो चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है जी। मान लीजिए पहले आपका कोई फ्रॉड हुआ, फ्रॉड के बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगी, इसमें लिखा कि पहले पेनल्टी हो गई, पैराग्राफ आया था उसमें लिखा हुआ इतनी इतनी पेनल्टी लगाई गई, ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ था। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका फ्रॉड हुआ। बाद में लिखा गया कि पहले पैराग्राफ पे आपकी पेनल्टी लगी, दूसरे पैराग्राफ पे लिखा हुआ कि आपने नई नई कंपनी खोली है, तीसरे पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई, चौथे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि कंपनी ने फ्रॉड किया जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन हुई। तो इस चीज़ को अरेंज करना है। तो पहले तो कंपनी खुलेगी ना, कंपनी खुलेगी, काम करेगी, काम के बाद अगर उसने गलती की है तो उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो हर चीज़ों का एक ऑर्डर होना चाहिए। सो प्री रिक्विजिट क्या है इसका, टू बोथ अबव स्किल इज टू पोजेस द क्वालिटीज ऑफ द गुड रीडर। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, और अच्छे रीडर होने के लिए अच्छा लिसनर होना पड़ता है, अच्छे लिसनर होने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, ऐसे मैसेजेस बोलो जो सामने वाले को समझ में आए, कंप्लीट बात बोलो, क्लियर बात बोलो, कंसाइज बोलो, यानी कि फालतू की बातें यूज़ नहीं करनी। जैसे कि ये महक बताती है, आज तो सुबह में उठी, मज़ा ही आ गया, बारिश नहीं आ रही थी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई, देखा मेरा तो टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है, फिर मैं नीचे मम्मा के पास गई, मम्मा ने नया निकाल के दिया मुझे टूथपेस्ट, उसके बाद मैंने ब्रश किया। ऐसी ऐसी बातें बता रही है आके क्लास में, क्या उसका कोई रेलिवेंट है? नहीं है। तो ये सारी बातें जो बकवास बातें होती हैं, वेग बातें होती हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है हमें। तो जब आप गुड कम्युनिकेटर बन जाओगे तो आप गुड लिसनर भी बन जाओगे, गुड लिसनर बन जाओगे तो गुड रीडर भी बन जाओगे, आपको सामने वाले की बातें समझनी आती हैं। ठीक है जी। अब इसके साथ आपका कम्युनिकेशन का पार्ट 100% कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम माय साइड। अब रहता है आपकी तरफ से, यानी कि अब आपको देने होंगे रेगुलर टेस्ट, कभी ओरल होगा, कभी रिटर्न होगा। ठीक है, तो जैसे भी होगा वो शेड्यूल आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए, थैंक यू। होमवर्क ये है कि ये जो पैराग्राफ है आपको ये सॉल्व करने हैं। जो सोल्ड है ईमानदारी से बिना आंसर देखे अपने आप का एनालिटिकल व्यू लगाने के बाद सोल्व करने हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कि मुझे लगता है कि इसका आंसर ये आना चाहिए था पर बुक में ये टिक किया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुक है ना बहुत सारे आंसर गलत भी देती है। अगर आपने कभी इसके आंसर को सोल्व करके देखे होंगे तो कुछ आंसर्स आपको गलत भी मिले होंगे, पर नहीं किए तो फिर गंदी बात है, कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।